हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि पराशर जो होता है वो झनक को समझाता है कि उसे अभी अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। पराशर बोलता है हमने तो तय कर लिया तुम्हारा और शहरी बाबू का शादी करा के ही रहेंगे। तभी झनक बोलती है ये सब आप क्यों कर रहे हैं, क्या मेरी शादी उनके साथ होगी अब आप देख पाएंगे। पराशर बोलता है नहीं, क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं इसलिए हम देखेंगे, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी और वैसे भी तुम दोनों प्यार का मिलन होना चाहिए, तुम दोनों प्यार करने वालों का, और वो वक्त आ गया है कि होना चाहिए। और वैसे भी हमारा क्या, हम तो अपने समाज सेवा में फिर से लिप्त हो जाएंगे, शादी वादी के लिए नहीं बना। और अगर शादी करते तो तुमसे करते, फिलहाल के तो तुम शहरी बाबू की अमानत हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अनिरुद्ध जो होता है वो अर्शी को बोलता है कि ये क्लियर है, मैं तो अब झनक के साथ ही अपनी पूरी लाइफ गुजारना चाहता हूँ, बहुत हो गया अर्शी, अब मैं इस चीज़ में नहीं फंसना चाहता। अर्शी बोलती है कि ये नहीं पॉसिबल है। अनिरुद्ध बोलता है कि इसमें तुम्हारे फायदे, इफ़ तुम म्यूचुअल डाइवोर्स लेती हो तो बढ़िया है, अगर नहीं लेती हो, अगर तुम्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने हैं तो मैं उसके लिए रेडी हूँ, मैं भी जाऊँगा। बिकॉज अगर तुम्हें ही क्लेम करने आता है तो मुझे भी यहाँ पे कंप्लेन करने आता है। और दूसरी बात है, अगर मैं झनक के साथ शादी नहीं कर पाया तो मैं उसके साथ रहूँगा, कहीं अलग घर बनवा के रहूँगा, लेकिन मैं उसको अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत दुख दर्द झेला है उसने, अब मैं उसे और नहीं झेलने दे सकता हूँ। तभी अर्शी बोलती हूँ रियली तुम्हें लगता है, ठीक है मैं म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं तुम्हें कुछ बोल सकती हूँ। तब यहाँ पर अनिरुद्ध बोलता है वो कम ऑन, मुझे तो पता था तुम्हारी तो कोई ना कोई शर्त रहेगी, तुम इतने आसानी से नहीं मानोगी। वैसे भी पिछली बारी जो तुमने चालाकी की थी वो अब और नहीं कर पाओगी, इसलिए मेरा वकील पूरा सब कुछ हर डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी है, इसलिए सब कुछ हो पाएगा। ये हमने फाइल बनवा ली, और हाँ मैं जेठू को बोलता हूँ कि सबको बुला के लेके आए, बिकॉज हर घर वालों का होना जरूरी है, तुम जो भी अपनी शर्त रखो सब सुनिए। तभी अर्शी बोलती है तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो ना, तुम पूरे घर वालों के सामने मुझे अपमानित करना चाहते हो, नजरों में गिराना चाहते हो। अनिरुद्ध बोलता है ये मेरा नज़रिया नहीं है, लेकिन पूरे घर वालों को पता होना चाहिए कि तुम क्या बोल रही हो, और वैसे भी पिछली बार तुमने हमको इतना झांसे में जो स्कैम दे के किया था ना, वो इस बार तुम सफल नहीं हो पाओगी। तभी यहाँ पे छोटान बोलते हैं कि क्या मैं आ सकता हूँ नॉक करके। तभी अर्शी बोलती है नॉक करने की क्या ज़रूरत, वैसे भी आप मेरी और अनी की लाइफ में घुस ही चुके हैं आप लोग, तो अभी यहाँ पे रूम के दरवाजे के लिए नॉक क्यों करे। तभी यहाँ पे छोटान बोलता तुमने सही कहा, लेकिन हमारा हक अनी पे, हम अनी के रूम में भी जा सकते हैं अगर तुम इस रूम में नहीं रहती, तुम इस रूम में रहती हो इसीलिए हम इजाज़त मांगे, क्योंकि हम तुम्हारी लाइफ में तो इंटरफेयर नहीं करते हैं। दूसरी तरफ अनिरुद्ध बोलता है कि अर्शी बोल रही हो म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए रेडी है, लेकिन उसकी कोई शर्त है जो कि हमें सुननी है कि उसकी क्या शर्त है। और जहाँ तक कि मैंने समझ लिया कि मैं झनक के साथ रहूँगा, झनक को इस घर में लेके आऊँगा और अर्शी चली जाएगी तो ही बढ़िया रहेगा, तो इसलिए मैं अर्शी के साथ नहीं रहना चाहता हूँ अभी। दूसरी तरफ यहाँ पे पराशर जो होता है वो बोलता है कि अभी तुम चलो, मैं चल के तुमको वो मंदिर दिखाता हूँ, और मैंने जो व्यवस्था किया है, हालांकि मैंने बहुत कम पैसे लगा के वहाँ का डेकोरेशन किया, लेकिन तुमको वहाँ का डेकोरेशन बहुत पसंद आएगा। मैं चाहता हूँ तुम्हारे शहरी बाबू की वहाँ शादी होगी, वहाँ भगवान के दर्शन मिलेंगे, मान्यता भी है, तो शादी सफल होगी। तभी यहाँ पे झनक बोलती है पराशर आप क्यों मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। पराशर बोलते हैं क्यों नहीं करूँ, तुम हमारी दोस्त हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये बात सच है, और नूतन सच में तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा जिसके वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी तो क्यों नहीं करूँ। मैं तुम्हारे उस शहरी बाबू के लिए मैं दिल से चाहता हूँ कि शादी, और मैं चाहता हूँ कि जब भी शादी हो तुम लोग तुरंत गाँव अपने शहर में जाओ, 2-3 दिन गाँव रहो, तुम भी उस शहरी बाबू को थोड़ा घुमाओ, अच्छा लगे। तभी छोटान बोलता है वाह अर्शी, तो तुमने अपनी डिमांड रख ली, वैसे अच्छा किया है तुमने। डिमांड क्या रखी। तभी यहाँ पे अर्शी बोलते हैं मुझे 20 करोड़ एलिमनी चाहिए। अनिरुद्ध बोलता है ओके ठीक है, तो तुम्हें 20 करोड़। आखिर 20 करोड़ तुम किस बेसिस में मांग रही हो अर्शी। अर्शी बोलती बेसिस का क्या, जो जिंदगी भर तुमने मुझे अपमानित किया, जलील हुई, उस चीज़ का है। यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है अच्छा रियली तुम जलील हुई। छोटान बोलता है हम लोग नहीं भूले हैं अर्शी जो तुमने किया था पिछली बार, तुम भी अपनी किसी लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी, जब वो लड़का तुम्हें चकमा देके धोखा देके भाग गया तो तुम्हें यहाँ पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए तुम अनी के पास आ गई। तभी अर्शी बोलती मैंने आपसे नहीं पूछा क्या सच है क्या नहीं, मैं अगर अनी को मेरे से अलग होना है तो उसको ये सब करना पड़ेगा, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। छोटान बोलता है लेकिन 20 करोड़ बहुत ज़्यादा है अर्शी, तुम जो भी मांग रही हो एटलीस्ट उतना तो मांगो जितना सच में होता है। तुम इन पैसों को इतना वो बोल रही हो कि तुमको तो अनिरुद्ध कहाँ से करेगा समझ नहीं आएगा। अर्शी बोलती तो मुझे क्या पता, मुझे भी लग्जरी लाइफ चाहिए, मुझे भी बहुत कुछ चाहिए, आखिर अनी तो झने के साथ ज़िंदगी जिएगा, मेरा क्या, मैं तो अकेली रह जाऊंगी, मैं और अपनी बेटी को तो ऐसे नहीं छोड़ सकती, इसके लिए मुझे तो अपना फ्यूचर सिक्योर करना पड़ेगा। अनिरुद्ध बोलता कोई बात नहीं छोटा, उसने 20 लाख मांगा ना, मैं तो अरेंज करूँगा, मैं दूंगा। तभी यहाँ पे अंजना बोलती है कि वैसे भी तुम लोग की शादी कर वर्क करती तो ये नौबत ही नहीं आती, लेकिन अर्शी तुम दोनों की शादी तो कभी वर्क ही नहीं की, तो बढ़िया है तुम लोग जो सोचो, लेकिन फिर भी अर्शी 20 करोड़ कहाँ से लेके आएगा, नहीं ये तो सोचो। तभी अर्शी बोलती मुझे क्या पता वो कहाँ से लाएगा कैसे करेगा, लेकिन अगर झनक इस घर में आना चाहती है और झनक के साथ ये रहना चाहता है तो इसको ये डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, अदरवाइज मैं इसको डाइवोर्स तो नहीं दूंगी, क्लियर है। तभी अंजना बोलती है वैसे भी तुम दोनों अलग हो जाओ वही बढ़िया है, क्योंकि हमने भी देखा तुम लोगों ने बहुत कोशिश की पर ये शादी नहीं चल पाएगी।
अनिरुद्ध बोलता है बड़ो माँ जेठो आप टेंशन मत लीजिए, मैं 20 करोड़ दूंगा, मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा, लेकिन मैं अर्शी को 20 करोड़ दूंगा और मैं जनक के साथ एक सूखे बिस्तर पे भी रह सकता हूँ, लेकिन मैं अब इस घर में नहीं रह सकता क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी में खुश रहने का अधिकार है। पैसों का क्या है, मैं किसी तरह जोड़ तोड़ के मैं बना लूँगा, लेकिन मैं अगर इसके साथ रहा तो मैं और बर्बाद हो जाऊँगा। तभी अर्शी बोलती है कि ठीक है, एक काम करो, पेपर लेके आओ, दिखाओ। उसके बाद अनिरुद्ध बोलता है इस पेपर पर आप सभी लोग साइन कर दीजिएगा। अर्शी जब भी पेपर पढ़ती है शौक हो जाती हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पे जनक बोलती है आप इतना सब पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं परासर। परासर बोलता है मेरा पैसा तो तुम्हारा पैसा, इसमें क्या पैसा जो थोड़े बहुत अगर कमाए थे तो अच्छे दिन के लिए कमाए थे नूतन, और तुमने भी मेरे लिए, इस घर के लिए, इस गांव के लिए बहुत कुछ किया है, तो प्लीज़ बार बार ये पैसे पैसे की बात मत करो। अभी तुम चलो और वो डेकोरेशन देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तभी यहाँ पे झनक बोलती है इस जन्म में तो आप मुझसे शादी नहीं कर पाए, लेकिन हाँ हो सकता है क्या पता अगले जन्म में हमारा दोस्ती के अलावा भी कुछ रिश्ता हो। चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ, आप नाराज़ मत हो। इसके बाद वो उनका हाथ पकड़ के चले जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे ईशानी जो होती है वो अपने बाबा से कहती है बाबा अभी मुझे केस लड़ना है, जहाँ पे अभिजीत उसको समझाते हैं देखो बेटा इतना आसान नहीं, इसके लिए पैसे लगेंगे और वह गुंडों का सामना हम नहीं कर सकते, बात तुम्हें पता है। ईशानी बोलती है तो इससे बढ़िया मुझे हॉस्पिटल में ही मर जाने दिया होता, आप लोगों ने बचाया क्यों? आप लोग चाहते हैं मैं केस ना लड़ूँ, मैं अपने लिए क्यों ना केस लड़ूं, पहले बताइए आप लोग मुझे। अंबिका बोलती है ये लड़की पागल हो चुकी है बेटा, तुम्हारी जिद के आगे वजह से ही आज हम लोग को ये दिन देखना पड़ रहा है, और सबसे ज़्यादा तो गलती तुम्हारे बाबा की है जिन्होंने इतना मन बढ़ाया हुआ है तुम्हारा। अगर पहले ये सब हमें क्लियर होता तो तुम कभी इतने आगे तक आती ही नहीं। तो ईशानी बोलती माँ आप क्या चाहती, मैं घर में बैठी रहूँ, पर मैं क्यों बैठी रहूँ, मुझे तो वही नहीं समझता। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है मुझे लगा था कि आप इस हादसे के बाद सुधर गई होंगी दीदी, सीख छुट्टी ले होंगी, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आप तो अभी भी उस गुंडे के पीछे पड़ी हैं। आपको पता है जब हम बाहर जाते कितना इंसल्ट फील होता है, कितने लोग सवाल करते क्या हुआ क्या नहीं। तभी ईशानी बोलती तो तुम्हें सवालों से डर लगता है, सोचो मेरे साथ हुआ है मुझे कैसा लगता होगा, और अगर मैं केस लड़ूंगी तो तुम्हारे पास बोलने के लिए तो कुछ होगा, तुम्हारी दीदी कुछ कर रही है उनके खिलाफ, नहीं तो तुम क्या ही बोलोगी। जब उसकी माँ बोलती बस करो ईशानी, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली, तुम क्या चाहती हो तुम्हारे बाबा इन सब के पीछे भागते दौड़ते रहें, तुम्हारे भाई बहन का खर्चा कौन देखागा, उनका स्कूल फीस, ट्यूशन फीस और ये घर का खर्चा कैसे चलेगा। तुम्हारे बाबा एक अकेले पैसे कमाते हैं इस घर को चलाने के लिए, और तुम चाहती हो तुम्हारे साथ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहें, जो पैसे कमाए भी हैं वो भी लगा दे और हम लोग सड़क पर आ जाए, तुम लोग पूरी तरह से बर्बाद होते क्यों देखना चाहते हो। तभी और ईशानी बोलती कि माँ आप ऐसा क्यों सोचती हैं, ऐसा लगता है माँ आपने कभी मुझे अपना बच्चा माना नहीं, आपके लिए सिर्फ 2 बच्चे ही रह गए, अदिति और आरव हुई, मुझे पता है, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं अपने साथ बाबा को नहीं ले जाऊंगी, केस मेरा है तो मैं ही लड़ूंगी। दूसरी तरफ यहाँ पे अर्शी बोलती इसमें पैसे कहाँ हैं। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है मैं पैसे जेब में तो लेके नहीं घूमता, मुझे क्या पता तुम एलिमनी 20 लाख मांगोगे, 20 करोड़ मांगोगी, वॉट एवर जो भी है तुम यहाँ पे साइन कर दो, घर के सारे फैमिली मेम्बर्स आप सभी साइन कर दो। अर्शी मुझे तुम्हारे साथ बहस करने में भी कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मैं जा रहा हूँ झनक को लाने के लिए, ऑलरेडी झनक बहुत वीक है और मैं उसको लेके आऊँगा। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती तुम झनक को लेके नहीं जा रहे हो। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है क्यों, ये शहर तुम्हारा है, तुमने खरीद रखा है अर्शी, मैं झनक को यहाँ नहीं ला सकता, मैं झनक को लाऊंगा और इस घर में ही रखूँगा और उसका यहाँ पे पूरा हक है यहाँ पे रहने के लिए। तभी छोटा बोलता है ठीक है अर्शी, काम करो तुम भी साइन कर लो, बढ़िया रहेगा। अर्शी बोलते बिल्कुल भी नहीं, जब मेरे अकाउंट में सारे पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो मैं साइन कर दूंगी। तभी यहाँ पे छोटा बोलता है क्या फ़ायदा, फिर से तुम पिछली बार की तरह कुछ नौटंकी करोगे। अर्शी बोलते बिल्कुल भी नहीं, अगर मुझे पैसे मिल गए तो मैं नौटंकी क्यों ही करूँगी, तुम कर देख लो, तुम अरेंजमेंट करते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात याद रखना, उस झनक के साथ तो तुम अपनी ज़िंदगी भर में कभी खुश नहीं रह पाओगे। अनिरुद्ध बोलता तुम मुझे श्राप दे रही हो, अर्शी बोलती तुम्हें नहीं पर झनक को दे रही हूँ। ये बात ऐसे बोलती सारे लोग शौक हो जाते हैं कि अर्शी सच में पूरी तरह से अभी बिगड़ चुकी हैं। दूसरी तरफ अभिजीत जो होता है बोलता है ईशानी बेटा मैं इतना गैर गुजरा बाप नहीं हूँ कि अपनी बेटी को अकेले ही कोर्ट कचहरी के धक्के खाने दूँ, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ परसों चलूँगा, लेकिन मैं इतनी छुट्टियाँ तो नहीं ले पाऊँगा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए कोशिश करूँगा। ईशानी बोलती नहीं बाबा, जैसा कि मैंने माँ से वादा किया आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं कर लूँगी जो भी है मैनेज। वैसे भी इतना तो पता चल गया, भले परिवार के साथ लोग कितने भी साथ भी हो, लेकिन अपना दुख अपना होता है और वो दुख मेरा है, इसलिए मैं कुछ अब ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ। तभी यहाँ पे उसकी माँ बोलती बस अब हो गया, अब घर की बर्बादी शुरू हो गई, आप दोनों कोर्ट कचहरी के चक्कर काटो, दोनों बच्चे अच्छे से पढ़ाई ना करें और मैं तो आप पूरे परिवार के पीछे पागल हो जाऊँ। ईशानी तुम क्यों नहीं समझती हो, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, वो समाज ऑफिस सब जगह जाते हैं, उनका फोकस है उन्हें कमाने दो, लेकिन तुम ऐसा क्यों नहीं करना चाहती। ईशानी बोलती बस करो माँ, अदिति जाते टाइम तुम दरवाज़ा बंद कर दो, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, कोई नहीं आना चाहिए। तभी अभिजीत बोलता है बस मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, दैट्स फाइनल, मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा तो आज भी नहीं छोड़ूंगा। तभी यहाँ पे अंबिका परेशान होकर कहती करो जो करना है जिसको तो करो, और वह अदिति को डांटती कि तुम यहाँ पे खड़ी होकर बातें क्या सुनती रहती हो, जाके पढ़ाई लिखाई नहीं करती हो।
और दूसरी तरफ उसके बाद वहाँ से अभिजीत बोलता है गुस्सा कम करो, और फिर सभी लोग चले जाते हैं रूम से। तब दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे पराशर आता है साइकिल से, और वो झनक को आवाज़ देता है नूतन नूतन करके। तभी झनक बोलती क्या हुआ पराशर, मुझे आवाज़ क्यों दे रहे, मैं तो भी खाना पका रही थी। तभी पराशर बोलता है हम तुमको एक जगह लेके चलना चाहते हैं, चलो फटाफट। तभी यहाँ पे फूल और रानी मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि कहाँ लेके जाएगा, लगता है झनक नूतन से भगा के शादी करना चाहता है। तभी पराशर बोलता है अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं। तभी रानी बोलती है अरे नहीं हो सकता, उसका कोई चेकअप कर रहा है या दवाई वगैरह दिलाने जा रहा हो। तभी उसकी बुआ आ जाती, बुआ बोलती कहाँ लेके जा रहे हो तुम इस नूतन को। पराशर बोलता तुमसे मतलब, हम तुमको काहे बताएं हम कहाँ लेके जा रहे कहाँ नहीं, और वैसे भी बहुत कुछ तुमको जानना रहता है। क्यों जानना रहता है, ताकि तुम फिर से जान ले लो, जाओ चुपचाप अंदर घर में बैठो। झनक बोलती है कि लेकिन पहले मुझे बताइए तो पराशर आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। पराशर बोलते बहुत अच्छी जगह पे लेके जा रहा हूँ, लेकिन इतना सवाल जवाब मत करो, चलो। झनक बोलती नहीं नहीं आपको बताना पड़ेगा कहाँ लेके जा रहे हैं। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है वो इस गाँव के दामाद से मिलाने जा रहा हूँ। तभी यहाँ पे झनक बोलती अच्छा वो सर जी। पराशर बोलता सब कुछ तो जान गए, फिर इतना सवाल जवाब क्यों कर रही हो, चलो ना मिलने के लिए। वो तुम्हारा हमारे जो मेहमान वाला घर है वहाँ पे वेट कर रहे हैं, तुम्हें वहाँ पे चलना पड़ेगा और एक भी सवाल जवाब नहीं करना है। चलो फटाफट, वो भी अपना काम छोड़ कर आए हैं, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं तुमको लेके चलूंगा। तभी यहाँ पे झनक बोलती नहीं नहीं गाँव वाले क्या सोचेंगे। पराशर बोलता कोई कुछ नहीं सोचेगा, मैं सबको संभाल लूंगा, तुम चलो चुपचाप मेरे साथ साइकिल पे बैठ के। उसके बाद पराशर उसको ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं ईशानी के पिताजी जो थे बहुत ही टेंशन में रहते, तो ईशानी को समझा रहे थे ईशानी एक बार अगर हम यहाँ के कोर्ट कचहरी चक्कर काटने लगे पूरी ज़िंदगी पिस जाएगी, तुम ये पक्का श्योर हो कि तुम ये केस लड़ोगी। वैसे भी हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम कोई वकील कर सके। ईशानी बोलती पापा किसी वकील की ज़रूरत नहीं, जो घटना मेरे साथ हुई वो मैं अपने मुंह से अच्छे से बता सकती हूँ, किसी वकील से बेहतर बता सकती हूँ। फिर मुझे लगता है हमें किसी वकील की ज़रूरत है। बाबा अभी के लिए तो मैं सोचती भी नहीं मैं केस जीतूंगी या हारूंगी, लेकिन इतना मुझे पता मुझे मेरा केस लड़ना है। और आपको क्या लगता है। तभी यहाँ पे अभिजीत बोलता देखो बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे डर है, ऐसा ना हो कि ये केस के चक्कर में हमें बहुत कुछ खोना पड़े और हमें न्याय भी ना मिले तो मैं कैसे संभालूंगा खुद को, मैं टूट जाऊंगा। हम एक मिडिल क्लास लोग हैं और हमारे पास इतनी ना इनकम है ना सब कुछ सपोर्ट है। और ईशानी बोलती पापा मेरे पास सब खोने जैसा कुछ बचा ही नहीं है, मैंने सब कुछ खो दिया है। अब मेरी एक आवाज़ है जो मैं उठाना चाहती हूँ और मैं उसके बदले कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। तभी यहाँ पे अभिजीत बोलता है और तुम्हें पता है कल अदिति के फ़ोन पे वो जीत के दोस्तों ने धमकी दिया भरे मैसेज भेजा था कि अगर तुमने केस लड़ा तो वो उसके भी साथ वही बुरा हाल करेंगे। तभी यहाँ पे ईशानी बोलती पापा तो आपको क्या टेंशन है, आपको ये है कि आप क्या चाहते हैं मुझसे। अभिजीत बोलता है मैं तुम पे दबाव नहीं डालूंगा ईशानी, क्योंकि ये फैसला तुम्हारा है, लेकिन इतना है कि अगर तुम ये केस छोड़ देते हो तो तुम्हारे भाई बहनों का भी फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। नहीं तो जो तुम्हारे साथ हुआ फिर अगर अदिति वगैरह किसी के भी साथ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते तभी यहाँ पे जीत और उसके दोस्त आते हुए दिखाई देते, देख के ईशानी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो लोग जाते हैं और ईशानी को बोलती चलो कोर्ट में मिलते हैं, वैसे देखोगी तो पता चलेगा हमारा कितना लंबा लंबा पहचान है, हारने के लिए सब जगह रेडी रहते हो। तभी यहाँ पे ईशानी और उसके पापा देखते कि कैसे वह पुलिस वालों से हाथ मिला रहा था। उसके बाद उसके पापा बोलते देख लिया तुमने ईशानी उसकी पहचान। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पराशर जो होता है झनक को साथ में लेके आता है। अनिरुद्ध जैसे झनक को देखते एकदम से खुश होता है, वह झनक को पूछता है कैसी हो। झनक बोलती बस मैं ठीक हूँ। अनिरुद्ध बोलता तुम काफ़ी वीक लग रहे हो। झनक बोलती ऐसा कुछ भी नहीं है। पराशर बोलता हाँ हाँ जब से हॉस्पिटल से आई बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर हो गई, लेकिन इधर उधर भागती रहती, मेरी बात ही नहीं सुनती। आप ही समझाइए कि जिस बीमारी से उठी इसको खाने पीने के लिए कितना ध्यान देना पड़ेगा, मेरी बात ही नहीं सुनती, दिन भर काम 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 करती रहती है। अनिरुद्ध बोलता है कि झनक वैसे बताओ कैसी हो, ठीक हो कि नहीं। झनक बोलती हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। पराशर बोलता है काम करो आप लोग यहीं बैठ के बात करो, मैं आता हूँ, मैं कुछ काम से जा रहा हूँ। तभी झनक बोलती है अरे आप कहाँ जा रहे हैं। पराशर बोलता है अरे मैं आते हुए लेके जाऊँगा तुमको, चिंता मत करो, तुम बस बात करो मैं आता हूँ। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है झनक को कि झनक तुम कैसी हो। तभी झनक बोलती मैं ठीक हूँ बताओ। तभी घर पे सब लोग कैसे हैं। अनिरुद्ध बोलता है घर पे बस सब लोग चाहे जैसे हैं, ठीक ठाक चल रहा है, सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अर्शी से मैंने डिवोर्स की बात कर ली है, उसको एलिमनी चाहिए, मैं उसको देने के लिए भी रेडी हूँ और मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जाके शादी करके अपना घर बसाऊँ छोटा सा और मैं रहूँ। मैं तुम मून एक हैप्पी फैमिली के जैसे रह सकते हैं और हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं। झनक को लगता है कि अभी मैं कैसे बताऊँ सर जी को कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो उनका है, क्या पता नहीं सही टाइम है कि नहीं। अनिरुद्ध बोलता है वैसे मैं झनक तुमसे बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकता हूँ और अभी मैं दुनिया से भी भिड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस तुम्हारे साथ की ज़रूरत है और वो साथ मुझे तुम्हारे साथ ही मिल सकता और किसी के साथ से नहीं मिल सकता। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे झनक एपिसोड में सारे लीव दिखेंगे और जहाँ पे झनक की बेटी काफ़ी बड़ी हो जाती है, जहाँ पे उसकी ज़िंदगी की कहानी शुरू होती है। आगे एपिसोड पे बने रहिए, दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।